नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रिय साथियों। आज फिर से हम सभी करंट अफेयर की बात चाय के साथ की सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस नई क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है ना। और इसे किसने किया है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी स्लाइड पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। यह रेलवे साइडिंग मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी राइड के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। आप देखें, ये जो है मारुति सुजुकी का लोगो है और इसी के साथ ये भारतीय ट्रेन है जो एसएमई मतलब शॉर्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये मारुति सुजुकी का वर्कशॉप है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। जो पहला है वो कहाँ पे भी स्टार्ट किया गया है? गुजरात में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है। पहली चीज तो ये समझिए कि जन औषधि केंद्र क्या है। जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र जो है वो गरीबों के लिए न्यूनतम दरों पर चिकित्सकीय सुविधा की आपूर्ति के लिए खोले गए हैं, ठीक है ना। और इसे डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रारंभ किया है, ठीक है ना। जन औषधि केंद्रों को क्रेडिट सहायता कार्यक्रम जो लॉन्च किया है वो किसने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। देखें इसके स्लाइड पे, ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस पे जो दो चीजें मिली हैं वो एक तो है सिडबी और दूसरा है पीएमबीआई, ठीक है ना। सिडबी जो है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है और पीएमबीआई है जो है वो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है। इन दोनों को संयुक्त कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम के तहत भारत में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपना एक केंद्र खोलेंगी और उनको पैसे की जो सहायता है वो कौन करेगा? हमारा एक बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक करेगा, जिसके तहत लोगों को एक रोजगार का साधन उपलब्ध होगा, रोजगार मुहैया अवसर कराए जाएंगे और लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां जो है, जेनरिक ब्रांड की जो दवाइयां हैं वो भी भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। ये है माननीय मंत्री महोदय और इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। देखते हैं अगली स्लाइड पे। ये देखिए, ये है सिडबी, ठीक है ना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर एक एमओयू पे साइन हुए हैं, जिसपे केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह एमओयू जन औषधि केंद्रों के छोटे और नए उद्यमियों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में उभरेगा, ठीक है ना। और देश में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क को और बढ़ाने, मजबूत करने और आधुनिक बनाने में इसकी जो है जमीनी स्तर पर बहुत लाभ होंगे। तीसरी चीज इस पे ये भी है कि केंद्रीय मंत्री ने इस ऋण सहायता कार्यक्रम को सफल बनाने में शामिल व्यक्तियों के साथ साथ इस पहल के कुछ लाभार्थियों को सम्मानित भी किया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जन औषधि केंद्र खुलने के साथ साथ जो नए उद्यमी हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें इस पे मदद मिलेगी। तीसरी चीज है कि लोगों को इसमें सस्ती दरों पर जेनरिक ब्रांड की दवाइयां भी उपलब्ध होंगी, क्योंकि जो महंगी कंपनियों की दवाइयां हैं, जो एक टैबलेट जो है, एक सामान्य से टैबलेट आप समझिए कि दर्द की कोई दवाई 40 से 45 रुपए उसके जेनरिक ब्रांड की कीमत है, वहीं पे फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में उसी सेम फार्मूले की दवाई जो है वो 700 से 800 रुपए उन्हीं 10 टैबलेट्स का लेते हैं। तो लगभग वो 20 से 50 गुना ज़्यादा कीमत वसूल रहे हैं, ठीक है। तो जन औषधि केंद्र जो है सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध कराने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता किया गया है। चलें आगे क्वेश्चन पे देखते हैं।
एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एसबीआई का अपना खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसे कहा गया था योनो, ठीक है ना। और योनो के बाद अभी उसने एक और साझेदारी की है जिसका नाम है ओरियन प्रो। क्या नाम है? ओरियन प्रो। ये आई कैश के साथ इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और लगभग 100 करोड़ रुपए की डील है। ये 6 वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए की डील है। ये आई क्लाउड के साथ इसका समझौता हुआ है जिसका ब्रांड नेम है ओरियन प्रो। तो आए अपन देखते हैं इसको आगे। भारतीय स्टेट बैंक ने कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशन, ये नाम इसको याद रखिएगा, ओरियन प्रो सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की डील है और इसमें 6 वर्षों तक का रख रखाव जो है वो शामिल है, ठीक है ना। एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अपन ने उस दिन भी जो कोलेटरल बॉन्ड के उस पर पढ़ा था, उस पर जब प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये तर्क पेश किया था कि हमारे पास कोलेटरल बॉन्ड जो हैं वो अलग अलग जगहों पर इकट्ठे हैं, एक साथ नहीं है, लेकिन उसके डाटा जो है वो मुंबई ब्रांच अर्थात जो इसका हेड ऑफिस है उस मुंबई ब्रांच भेजे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने केवल यही कहा था कि हम ये बोल ही नहीं रहे कि आप हमें मिला के दें, आपके पास मुंबई ब्रांच में सारा डाटा है, आप उस डाटा को हमारे सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करिए और 15 तारीख तक वो पूरा डाटा आप ऑनलाइन, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में वो पूरा डाटा जो है आप ऑनलाइन सर्वे पे डाल दीजिए, ठीक है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इस समय इसके जो चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा है, ठीक है ना। इसकी कुल ब्रांच जो है वो 22,141 है पूरे विश्व में। इसकी जो वेबसाइट है वो sbi.co.in है। लोगो जो है एसबीआई को लोगो जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी ने अहमदाबाद के द्वारा तैयार किया है। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं एसबीआई का, ये किसने तैयार किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने, ठीक है ना, अहमदाबाद ने इसका ये लोगो तैयार किया है। और इसका डिजाइन गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी झील कंकरिया, गुजरात की सबसे बड़ी झील जो है वो है सांभर और दूसरे नंबर पे है कंकरिया, तो कंकरिया झील से ये प्रेरित है। इसके टैग लाइन है बड़े बैंक के बड़े फायदे। एसबीआई की जो टैग लाइन है वो बड़े बैंक के बड़े फायदे, ये कभी भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप याद रखिएगा कि जो लोगो है वो एनआईडी अहमदाबाद ने बनाया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा बनाया गया है, और जो इसकी टैग लाइन है वो बड़े बैंक के बड़े फायदे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अ ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसका इंग्लिश पे आप लिख लीजिएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ इन्होंने किया है। आइए देखते हैं इसको। ये देखिए, ये डोमिनिकन रिपब्लिक के जो अधिकारी हैं वो हैं और ये भारत के हैं। ये दोनों के बीच याद रखिएगा, इनके बीच जो हस्ताक्षर होते हैं वो किस पे होते हैं? MOU पे हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ यूटिलाइजेशन का। भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति जेटको, ठीक है ना, की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 जनवरी को जेटको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो एक कैरोबियाई कंट्री है, ठीक है ना। कैरेबियन सी पे जितने भी देश पाए जाते हैं वे सभी क्या कहे जाते हैं? कैरेबियन राष्ट्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 मतलब 5 सालों में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? याद रखेंगे, युद्ध की आवश्यकता, युद्ध की तैयारी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। युद्ध के समय जो हथियार नहीं खरीदे जाते, सेनाएं भर्ती नहीं की जाती। तो भारत में लगातार युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि चारों तरफ से हमें घेरा गया है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इधर से चाइना है, म्यांमार है, तो चारों तरफ से घिरे हुए होने के कारण सबसे ज़्यादा हथियारों का जो यूज़ है वो भारतीय सेनाएं कर रही हैं, ठीक है ना। तो भारत जो है वो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सऊदी अरब है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है। और ये पहली बार हुआ है कि भारत ने 50% से कम हथियार जो हैं वो रशिया से इंपोर्ट किए हैं। नहीं, इसके पहले तक का जो रेशियो रहता था, अगर 100 हथियार हम खरीद रहे हैं तो लगभग 50% से ऊपर,
ठीक है ना। 50 से 51 हथियार हम अकेले रूस से खरीदते थे और उसके अलावा अन्य अन्य देशों से खरीदते थे। लेकिन इस 2019 से 23 के बीच रशिया के साथ जो हमारा, रूस के साथ जो हमारा हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट रहा है वो 36% रहा है। ये डाटा भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पे से। ये स्टॉकहोम नेशनल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI, सिप्री, ठीक है ना, के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 23 के बीच भारत जो है वो दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। भारत ने कुल वैश्विक हथियार का 9.8% आयात किया है। मतलब अगर पूरे विश्व में 100 हथियार खरीदे गए हैं तो उसमें से लगभग 10%, 10 हथियार हमने अकेले खरीदे हैं। भारत के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे कतर, चौथे नंबर पे यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा था इसलिए यूक्रेन ने भी खरीदे हैं। यूक्रेन के बाद पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सिप्री जो है, सिप्री स्वीडन में, कहाँ पे, स्वीडन, ठीक है ना, स्वीडन में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। और ये कटिंग आई थी कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। और ये रिपोर्ट किसकी की थी, सिप्री की थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। कल भी की क्लास में मैंने बताया था कि स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है, ठीक है। चलें आगे देखें। ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। सिप्री जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। यह युद्धों, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध करती है। यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और इसको विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित थिंक टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना एक अलग स्वायत्त संस्थान है जो युद्ध निर्माण, जो युद्ध के दौरान या युद्ध से पहले हुए आयात, निर्यात और युद्ध के सामान खरीदने से संबंधित सारी चीज़ों का डेटा एनालाइज करती है और वो पूरी दुनिया के सामने बताती है कि फलाने देश ने कितने % हथियार खरीदे और कितने % हथियार नहीं खरीदे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसी पे। इसकी जो मुख्य बिंदु थे वो भी आप देख लीजिए। सिप्री रिपोर्ट की जो मुख्य बिंदु है क्या है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी जो रूस है वो भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि 100 में से अभी भी लगभग 36 हथियार हमने कहां से खरीदे हैं, रूस से खरीदे हैं, ठीक है। हालांकि 1960-64 के बाद यह पहली बार है जब भारत के हथियार में रूस की हिस्सेदारी 50% से कम रही है। यह पहली बार हुआ है कि जब हमने रूस से 50% से कम हथियार खरीदे हैं, वरना रूस के साथ हमारा जो ट्रेड था वो 50% से अबव ही रहा है। भारत ने कुल हथियार आयात में से 36% हथियार रूस से प्राप्त किए हैं, ये बता चुका मैं। और सिप्री के अनुसार 2019 से 23 में यूरोपीय देशों के द्वारा आयात किए गए कुल हथियारों में से लगभग 55% हथियारों की आपूर्ति अमेरिका ने की है। जापान के हथियार आयात में 155% की वृद्धि हुई है, जबकि दक्षिण कोरिया के हथियार आयात में 6.5, एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है ये, 6.5% की वृद्धि होना। चीन के द्वारा किए गए हथियारों के आयात में 44% की कमी आई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि चीन ने अपने हथियारों के आयात में 44% की कमी की है। वो खुद बहुत सारे हथियार नए नए बना रहा है इस कारण से, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला जो है वो कहाँ रखी है। ये 3 तारीख की क्लास में मैंने बताया था कि राजस्थान में इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई है, ठीक है ना। किसके द्वारा रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है और यह भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। याद रखिएगा ये जो है विदेशी आयात पर निर्धारित है, ठीक है। और जो स्वदेशी बन रही है वो कहां बन रही है, असम में। ये भी आपको याद रखना है। इसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं और धोलेरा यूनिट की जो क्षमता है वो 50,000 वेफर स्टार्ट पर मंथ होगी, ठीक है ना। चरखा टू चिप्स, आत्मनिर्भर भारत, ये चिप्स बनाए जा रहे हैं जो यहाँ पे। पीएम मोदी ने भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब
की रखी आधारशिला। ये न्यूज थी, ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा कि फ्लाई 91 मतलब जो विमानन एवं औद्योगिकी मंत्री हैं वो कौन है? श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वही करेंगे, ठीक है ना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका आंसर होगा। चलें, केंद्रीय नागर और विमानन तथा इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया और गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा लक्षद्वीप के अगति द्वीप समूह के बीच पहली बार उड़ान को झंडी दिखाई। मतलब ये जो फ्लाई एयरलाइन है वो कहाँ से कहाँ उड़ी है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा से लक्षद्वीप, गोवा से लक्षद्वीप तक ये गई है और 18 मार्च से ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल सेवाएं जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके फ्लाई 91 जो है वो गोवा से संचालित एक एयरलाइन है जिसके एमडी और सीईओ जो है वो मनोज चाको हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसका। ये देखिए ये है फ्लाई 91, ठीक है, जिसके सीईओ और एमडी जो हैं वो कौन है? मनोज चाको जी हैं। चलिए अगला, गोरसम कोरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोरसम कोरा उत्सव जो है वो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच मित्रता का उत्सव है जो लगातार मनाया जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में मनाया गया है, तवांग घाटी में, ठीक है ना, तो इसे आप याद रखेंगे। चले, गोरसम कोरा उत्सव जीवंत उत्सवों द्वारा चिन्हित भारत और भूटान के बीच स्थायी दोस्ती उत्सव है और ये अभी मनाया गया है 7 से 10 मार्च तक। उत्सव का आयोजन जेमीथांग के स्थानीय समुदाय द्वारा नागरिक अधिकारियों के सहयोग से और स्थानीय भारतीय सेना इकाइयों के सक्रिय समर्थन से किया गया है। जेमथांग घाटी में कई गांव हैं जिन्हें केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत नामांकित किया गया है और उत्सव के दौरान चिकित्सा शिविर जैसी विभिन्न सामुदायिक सहभागिता गतिविधियां जो है आयोजित की गई हैं। इस वर्ष यह उत्सव जीरो वेस्ट फेस्टिवल, मतलब इसे ऐसे मनाया गया था कि इस उत्सव को मनाने के बाद कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वहां पर नहीं फेंका जाएगा। जीरो वेस्ट फेस्टिवल जो है इसकी थीम रही है, जिसमें भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन फॉरवर्ड एंड बियॉन्ड फाउंडेशन स्वच्छता अभियान चला रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा इसकी थीम के तहत कि जीरो वेस्ट फेस्टिवल। और सफाई के लिए भारतीय सेना और एक गैर सरकारी संगठन फॉरवर्ड एंड बियॉन्ड फाउंडेशन द्वारा इस पे सक्रिय रूप से सहयोग किया गया है। चल अगला देखते हैं। ये देखिए तवांग के जेमीथांग में गोरसम कोरमा उत्सव जो है ये ऐसा मनाया गया था। ये देखिए ये लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तवांग घाटी का दृश्य है, इस पे ये पूरा मनाया गया है। आगे, भारत में मार्च 2024 में किस, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, इसे सुधार लीजिएगा। किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, लिस्ट ठीक है इसकी। विच मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन इंडिया इन मार्च 2024, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है अग्नि 5, और अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको इस पे याद रखनी है कि ये ICBM है, ICBM मिसाइल है। ICBM का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो है ये जमीन में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह में मार करने, जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो आगे देखें इसको। भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया है। अग्नि 5 मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल की पहुंच में आधी दुनिया आ गई है, ये है अग्नि 5, ठीक है ना। लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज पे है। इस मिसाइल के सफल फ्लाइट परीक्षण के साथ ही भारत की पहुंच चीन
और पाकिस्तान सहित विश्व के लगभग आधे देश या आधी दुनिया तक विस्तारित हो चुकी है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के लक्ष्य को भेज सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्नि 5 के पहले सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जमीन से जमीन पर मार करती है, एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अर्थात ICBM है। ठीक है ना। और चौथी चीज है 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार ये अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी जो रफ्तार है वो आवाज की रफ्तार से 24 गुना अधिक है। ठीक है ना। और इसमें कैनिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। कैनिस्टर टेक्नोलॉजी है कि इसके लिए इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी उपयोग की गई है उस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप इसको किसी मीडियम में ले जा सकते हैं। ठीक है ना। चलें अगला देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? लोकायुक्त एक अमेरिकन शब्द एम्बुड्समैन से लिया गया है, अर्थात जो सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार जमा हुआ है उसकी अगर कोई शिकायत करता है, यदि कोई सरकारी व्यक्ति सरकारी सिस्टम की शिकायत करता है तो उसे कहा जाता है व्हिसल ब्लोअर। ठीक है ना। और जो उस तंत्र की निगरानी करता है उसे कहा जाता है एम्बुड्समैन या लोकायुक्त। तो अभी न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को नया लोकायुक्त मध्य प्रदेश का बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं लोकायुक्त को। लोकायुक्त मतलब लोक धन आयुक्त, भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। और ये गठन जो है स्कैंडिनेवियाई देशों में एम्बुड्समैन की तर्ज पर किया गया है। लोकायुक्त का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। 2018 में याद रखिएगा, लोकायुक्त का जो वर्तमान कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इसके पहले 2018 में इसे बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 2019 में वापस से इसे 8 से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना। संशोधन द्वारा 8 वर्ष था, लेकिन 2000 में पुनः इसे 8 से घटा के 5 वर्ष किया गया है। लोकायुक्त राज्यों में लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों की जांच के लिए जिम्मेदार है। कि अगर कोई लोक सेवक अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन विधिवत नहीं कर रहा है, नियम के आधार पर नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ कोई जांच होती है तो उसका काम कौन करेगा? लोकायुक्त करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार से निपटने में सहायता करती है। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन थे। अगली स्लाइड पे देखते हैं।